मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का सबसे अंतिम एक्सरसाइज जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है और हम डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अंतिम एक्सरसाइज 6I में हमको मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, अप्रॉक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल से रिलेटेड, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन जहाँ से भी है सब फटाफट से आपको सॉल्व करने हैं। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 6I का। लिखा गया है y = 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। इसका मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने का वही पुराना प्रोसेस जो हम जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे फंक्शन थीटा का है तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। इम्प्लाइज दैट डी डी थीटा ऑफ y = 3 cos थीटा minus 4 sin थीटा। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to theta implies that d2y by d theta square equals to, ये हो जाएगा माइनस रो में ले लेते हैं और ये हो जाएगा 3 sin थीटा और प्लस का 4 cos थीटा। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन बेहद आसान है। यहाँ पे cos थीटा का डिफरेंस माइनस sin थीटा होता है तो माइनस मैंने दोनों से बाहर ले लिया है। अब बढ़ते हैं। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, पुट dy by d theta equals to 0 implies that 3 cos theta minus 4 sin theta equals to 0 implies that 4 sin theta equals to 3 cos theta। ऐसा लिख लिया हमने एक स्टेप में। अब साइन के बटे में यहाँ पे कास ले लेते हैं और 4 को यहाँ पे 3 के बटे में ले लेते हैं तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/4 हो जाएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया है तो आप देखें यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है sin थीटा और cos थीटा के मान भी यहाँ पे पॉजिटिव ही लिए जाएंगे। क्योंकि tan थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसी विशेष शर्त तो दी नहीं गई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि। और देखिए अब ध्यान दीजिए, टेंजेंट जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर कोई विशेष शर्त नहीं दी गई है तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर करेंगे। और टेंजेंट अगर 3/4 है तो हम इसका साइन और कोसाइन का जो रिजल्ट लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। इस तरह से आप देखें कि डबल डेरिवेटिव टोटली निगेटिव मिल रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ d2y by d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू निगेटिव। इसका मतलब tan थीटा के इस मान के लिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा कि इस मान के लिए दिया गया फलन मैक्सिमा होगा। अतः थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 के लिए दिया गया फलन मैक्स होगा। इस प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमको मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। आप देखें कि जो फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे ट्रायंगल इस प्रकार से, ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर 3 है अपॉन बेस यानी कि 4 इस प्रकार से हो जाएगा और ये यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। लंब, आधार और कर्ण इस प्रकार से ये होता है। आगे बढ़ता हूँ। नाउ y max इक्वल्स टू 3
और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5 प्लस 4 कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 9/5 प्लस 16/5 25/5 यानी कि ये हो जाएगा 5। y मैक्सिमा आपने कैलकुलेट किया है 5 और थीटा के किस मान के लिए, एट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। इस प्रकार से रिजल्ट देखने का तरीका भी आपको बताया जा चुका है। तो बेहद आसान प्रश्न है, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। y इक्वल्स टू मैंने मान रखा है इसे tan x प्लस cot x। इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। मैक्सिमा या मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस फंक्शन को सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। इसको लिख देते हैं sin x अपान cos x प्लस cos x अपान sin x। आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपान sin x cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपान sin x cos x हो जाएगा। ये अभी y की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपान, यहीं पे लिख देते हैं 2 अपान sin 2x। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको न्यूमरेटर यानी कि अंश में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 cosec 2x, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cosec x का डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखते हैं आप ध्यान दें। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y, ddx ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो ये हो जाएगा -2 cosec 2x इंटू cot 2x। अब यहाँ पे जो 2x का डिफ्रेंशिएशन उसको मल्टीप्लिकेशन में एक बार फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ही लिख लेते हैं 2 से मल्टीप्लिकेशन में, ये हो गया। अब अगर आगे लिखेंगे तो लिखेंगे -4 cosec 2x इंटू cot 2x। अब इसको डबल डेरिवेटिव भी हमको लेना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तब फिर उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, नेसेसरी कंडीशन जो आपकी है उसको यहाँ पे फुलफिल करवाते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप ध्यान दें, implies that d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4। हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन जो क्रम में है, फर्स्ट फंक्शन इसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन इसे मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। और अभी 2x का डिफ्रेंशिएशन फिर से एक बार 2 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन का मतलब यहाँ पे cot 2x है इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस cosec x इंटू cot x होता है, यानी कि माइनस हो जाएगा 2 cosec 2x इंटू cot 2x। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ये भी निगेटिव हो जाएगी और ये भी निगेटिव हो जाएगी, यानी कि निगेटिव दोनों से कॉमन लेता हूँ तो बाहर आ जाएगा पॉजिटिव, और बाहर 2 भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा cosec क्यूब x। ये मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा इसके साथ, ये हो जाएगा cosec क्यूब 2x प्लस cot स्क्वायर 2x इंटू cosec 2x। इस प्रकार से ये डबल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया है। अब डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, जो कि नेसेसरी कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा की। आप ध्यान दें, पुट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, यही फर्स्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पे -4 हम पहले हटा देते हैं और लिखते हैं cosec 2x
इंटू कॉट 2x इक्वल्स टू 0। ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम इसको साइन और कॉस में चेंज करना चाहते हैं, आप ध्यान दें। 1/sin 2x हो जाएगा ये, और cot 2x का मतलब हो जाएगा ये cos 2x अपॉन sin 2x इक्वल्स टू 0। ये sin 2x बटे वाला 0 हो नहीं सकता, cos 2x 0 हो सकता है। इफ़ cos 2x इक्वल्स टू 0 implies that 2x इक्वल्स टू π/2, 3π/2 इस प्रकार से वैल्यू मिलेंगी, आप जानते हैं। लेकिन हम मोस्ट परफेक्ट वैल्यू π/2 केवल यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब x का मान यहाँ पे हो जाएगा π/4। और π/4 के लिए आप देखें कि ये डबल डेरिवेटिव जो आपने फाइनली कंप्लीट किया था, इतना मान यहाँ पे ये क्या दे रहा है, π/4 का मतलब ये π/2 केवल बनेगा, यानी कि cosec क्यूब 90, cosec 90 का मतलब पॉजिटिव, और ये भी 90 यानी कि सब पॉजिटिव बनेगा। cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कुल केवल इतना मिलेगा, और ये पॉजिटिव मिल रहा है। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, पॉजिटिव मिल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। x इक्वल्स टू π/4 पर d2y/dx² इक्वल्स टू पॉजिटिव। यहाँ पे लिखता हूँ, आता है x बराबर π/4 पर फलन मिनिमा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, इम्प्लाइज दैट y मिनिमा इक्वल्स टू, अब y मिनिमा यानी कि π/4 रखेंगे तो tan π/4 प्लस cot π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y मिनिमा आपने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। और यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं आप ऐसे, एट x इक्वल्स टू π/4, x इक्वल्स टू π/4 के लिए मिनिमम वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है। और थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन हमने बना दिया है, ये क्या नाम है, इसके कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, सब फटाफट विद्यार्थी सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैंने लिख रखा है। कहा गया है कि 17/81 होल पावर 1/4, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो भी डिफ्रेंशिएशन का यूज करके। तो डिफ्रेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं, जरा समझने का प्रयास करें आप। इसका सलूशन हम यहाँ से इस प्रकार से लिख रहे हैं, आप ध्यान दें। 17 टू पावर 1/4 हो जाएगा अपॉन 81 टू पावर 1/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 17 टू पावर 1/4 हो जाएगा अपॉन, ये तो केवल 3 बचेगा। तो कुल मिला के 17 टू पावर 1/4 का रिजल्ट हमको चाहिए। जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद यहीं पे ला के सॉल्व कर सकते हैं, आप ध्यान दें। हम यहाँ पे नाउ 17 टू पावर 1/4 हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मानते हैं लेट x इक्वल्स टू यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि हम x एक ऐसी संख्या को मानते हैं जिसका मान पूर्ण रूप से यानी कि जिसका पावर 1/4 यहाँ पे ज्ञात किया जा सके। आप जानते हैं 17 के सबसे नज़दीक एक ऐसी संख्या 16 है, 16, जिसका कि पावर 1/4 आप जानते हैं 2 हो जाएगा। और यहाँ पे h की वैल्यू 1 हो जाएगी। fx यहाँ पे जो फंक्शन माना जाता है वो x टू पावर 1/4 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, x टू पावर 3/4 हो जाएगा। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है, हमने बटे में ले लिया है तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये n x टू पावर n-1 से डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, वही पुराना फार्मूला जो कि आपको अप्रॉक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल में बताया गया था। fx प्लस h इक्वल्स टू h f डैश x प्लस fx, ये आपको बताया जा चुका था। तो h की वैल्यू, f डैश x की वैल्यू और fx की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। और fx प्लस h का मान यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे हो जाएगा 17 टू पावर 1/4, 17 टू पावर 1/4 इक्वल्स टू h की वैल्यू 1 है,
एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 1/4 एक्स टू पावर 3/4 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स टू पावर 1/4। अब यहाँ पे फिर से वही काम, पुट x = 16, ये तब सीधे सीधे रिजल्ट दे देगा 1/4 × 16 टू पावर 3/4 प्लस 16 टू पावर 1/4। आगे बढ़ते हैं, 1/4 और 16 का मतलब 16 टू पावर 3/4 का मतलब ये हो जाएगा 2 टू पावर 3 कर देते हैं सीधे। आप जानते हैं 16 टू पावर 1/4 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, 2 टू पावर 3 केवल बचेगा ये, और प्लस जैसे 16 टू पावर 1/4 है तो 2 बचा यहाँ पे। 1/4 इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/32 प्लस 2/1। एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हैं, ये 65/32 हो जाएगा। हम इसको पॉइंट में सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि अपान में 3 है यहाँ पे, टोटल को उसके बाद अपान में 3 कर देंगे तो फिर और आसान हो जाएगा ये, आप ध्यान दें। या फिर आप चाहें तो अब सीधे सीधे इसकी वैल्यू में यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। नाउ यहाँ से लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें, 17 टू पावर 1/4/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 17 टू पावर 1/4 का रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है 65/32 और टोटल के अपान में 3। इस प्रकार से इसको अपान में 1 मानेंगे और सॉल्व करेंगे आगे हम। ये 65 अपान में हो जाएगा 32 × 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 65 अपान हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आ रहा है 0.67। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखना है कि बड़े आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका अगला क्वेश्चन जो बी पार्ट है उसको आप सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। हमने एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दिया है। जैसे मैंने इसके पहले अप्रॉक्सीमेशन की जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी उसी के आधार पर सब कुछ था। आप चाहते तो सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ पे फिर से आपको बता दिया है। इसको आप नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। दिए गए फंक्शन को हमने y के बराबर मान रखा है। माना मैंने y = log x/x। हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि x = e के लिए ये दिया गया फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप ध्यान दें क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y = डिनोमिनेटर यानी कि हर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर यानी कि अंश का अवकल गुणांक माइनस न्यूमरेटर यानी कि अंश इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपान x² यानी कि डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाता है 1 - log x अपान x² हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x = e के लिए डिस्कशन करना है तो हमको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप ध्यान दें, इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर यानी कि -1/x -1 - log x इंटू 2x, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर स्क्वायर यानी कि x⁴ हो जाएगा ये। और यहाँ पे ये हो जाएगा -x -2x प्लस 2x log x अपान x⁴। यहाँ पे x³ बचेगा और x यहाँ से कॉमन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, आप ध्यान दें, ये इक्वल्स टू हो जाएगा x मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2 log x - 3 अपान x⁴।
अगले स्टेप पे बढ़ेंगे तो मैं लिख लूँगा इसको 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। पुट x इक्वल टू ई। x इक्वल टू ई के लिए हमको चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा है। इम्प्लाइज दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू ई इक्वल्स टू ये 2 log e माइनस 3 अपॉन ई क्यूब। आप जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है, चूँकि log e की वैल्यू 1 हमने लिख दिया है यहाँ पे। इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन, ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, लेकिन ये कुल मिला के क्या दिया, ये निगेटिव रिजल्ट दे रखा है। और यही मुझसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि x इक्वल्स टू ई पर y इक्वल्स टू log x बाई एक्स का जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ पर लिख लेंगे, अतः x इक्वल्स टू ई पर दिया गया फलन मैक्सिमा होगा। यही फाइनल रिजल्ट है, हैंस प्रूफ। विद्यार्थी इसको नोट कर लें, बेहद आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है। इसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार निश्चित है। आधार का मतलब यहाँ पे हमने भुजा BC मान रखा है। भुजा BC की लंबाई b प्रश्न में कहा गया है कि निश्चित है, वो बदलने वाली नहीं है। इसके अलावा जो दो भुजाएं हैं, जो दो समान भुजाएं हैं यानी कि AB और AC, उनकी लंबाई को मैंने a मान लिया है। और इस समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है यानी कि शीर्ष A से अगर हम भुजा BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसकी लंबाई को हमने यहाँ पे x कंसीडर किया है, x मान लिया है। आप जानते हैं कि इतनी लंबाई यहाँ पे अगर हम BD मान लें तो BD की लंबाई कितनी हो जाएगी, b/2। चित्र में BD इक्वल्स टू हो जाएगा b/2। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पे चूँकि इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेट ऑफ चेंज मुझे ज्ञात करना है, तो रेट ऑफ चेंज ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता होती है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप ध्यान दें, त्रिभुज ABD में बिल्कुल आराम से चलता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा a² इक्वल्स टू x² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। implies that x² equals to a² minus b²/4 implies that x² equals to 4a² minus b²/4 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 4a² माइनस b²। अभी ऊंचाई आपको कैलकुलेट करने में कोई भी असुविधा नहीं हुई। हमसे कहा गया है कि ये जो समान लंबाई की जो दो भुजाएं हैं उनका जो घटने की दर है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि dA/dt इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेने वाले हैं। क्योंकि -3 लेने के पीछे यहाँ पे घटोत्तरी निगेटिव साइन यहाँ पे इसके डिक्रीजिंग को शो कर रहा है। आप ध्यान दें, प्रश्नानुसार d/dt ऑफ a इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लिख दिया गया। अब हमसे कहा गया है कि जब त्रिभुज की ये समान भुजाएं आधार के बराबर हो जाएं तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से प्रश्न को आपके सामने पढ़े देता हूँ। कहा जा रहा है उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, या फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो आइए कितनी तेजी से घट रहा है इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालते हैं। माना दिए गए
त्रिभुज का क्षेत्रफल A है। A यहाँ पे आपने मान रखा है तो S मान लिया जाए, S है। अतः S बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है आप जानते हैं। 1/2 आधार का मतलब, आधार तो आप जानते हैं B है, ऊंचाई यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले से। x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 इंटू 4a² माइनस b² है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे, 1/4b और ये हो जाएगा 4a² माइनस b², ये s की वैल्यू है। अब इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे a कैलकुलेट करना है। क्योंकि यहाँ पे b फिक्स है, b कांस्टेंट है, a को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये जो a है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास करें। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू a, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ds/dA इक्वल्स टू b/4 तो यहाँ पे बना रहेगा, कांस्टेंट टर्म है। और ये हो जाएगा √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x आप जानते हैं, 4a² माइनस b इंटू ये हो जाएगा 8a। बिल्कुल आसान है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, ये 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ab अपॉन 4a² माइनस b² है शायद, b² है, फिलहाल कांस्टेंट है। तो ds/dA की वैल्यू आपने इस प्रकार से कंप्लीट किया है। अब हमसे कहा गया है यहाँ पर, जब आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तब ज्ञात करनी है जब dA/dt, हाँ एक काम यहाँ पे हो गया भाई, क्योंकि t के सापेक्ष क्योंकि समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। विद्यार्थी ध्यान दें, जब s आपने इस प्रकार से कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर b तो कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, लेकिन a वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होगा वो t है, t यानी कि समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t implies that ds/dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा b/4, b तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा 1/2 4a² माइनस b² इंटू ये अंदर की क्वांटिटी का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा 8a और 8a का हो जाएगा dA/dt। अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। अब dA/dt की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये 4 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a b और dA/dt का मान -3 अपान हो जाएगा 4a² माइनस b²। अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं देगा, आप ध्यान दें, -3ab अपान 4a² माइनस b²। हमसे कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज उस समय ज्ञात करना है जब a b के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे पुट a इक्वल्स टू b सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू b इम्प्लाइज दैट dt ऑफ s। पढ़ने का सही तरीका है, a की जगह पे b सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -3b² अपान 4b² माइनस b², ये हो जाएगा -3b² अपान √3b। यहाँ पे हो जाएगा ये √3b, निगेटिव का होगा, निगेटिव का मतलब ये इसकी परिवर्तन की दर यानी कि घटने की दर को रिप्रेजेंट करेगा। चाहे तो आप माइनस हटा सकते हैं, तो घटने की दर लिखना पड़ेगा अब आगे आपको, या फिर माइनस लगा के आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा।
तो इस प्रश्न में आप देखें कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। यहाँ पे हमने जिस प्रकार से आपको बताया एक एक स्टेप यहाँ पे पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए हमने आगे बढ़ा है। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो विद्यार्थी इस वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखेंगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी, या फिर आप हमसे बताएं तो मैं दोबारा फिर से पढ़ा दूंगा इसको। मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।